जी, गीता बाल संस्कार जोधपुर की तरफ से श्री संजय जी जवर, जो जयपुर से हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम, अभिवादन। श्री संजय जी प्रोफेशन के हिसाब से लॉयर हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सीए भी हैं साथ में। बहुत से आपने विदेशों के चक्कर भी निकाले हैं, जगह जगह आपके व्याख्यान होते हैं, सामाजिक स्तर पे भी, प्रोफेशन के लिए भी। अभी आपको कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका ने भी इनवाइट किया है, वहाँ पे भी आपकी वार्ता होगी। तो एस संजय भी अभी जयपुर में भी रास्ते हैं। उन्होंने बहुत ही अपना एक अमूल्य समय दिया, साथ में पूरे फैमिली रहे। आपके पिताजी ने बहुत काम किया, ऐसा हमने सुना है। हमारे भी विषय में संजय भैया को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें जोधपुर बाल संस्कार के विषय में। ये जो अभी जोधपुर में गीता का बाल संस्कार शिविर चल रहा है, लगभग 5-6 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। जो नए लोग भी जुड़े हैं और संजय भैया के लिए भी, तो लगभग 5-6 वर्ष पूरी आरंभ हुआ था। पूज्य स्वामी जी, जिनका नाम हम लोगों ने सुना ही है, श्री राम सुखदास जी महाराज की प्रेरणा से, वो तो अब नहीं रहे, बट उनकी प्रेरणा से अब चालू हुआ। और इसमें एक ही था कि बच्चों को नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों मिले। बच्चे अपना नैतिक शिक्षा भी समझे, परिवार के प्रति ड्यूटी भी समझे, समाज के प्रति ड्यूटी समझे, देश के प्रति ड्यूटी समझे, प्लस उनमें धार्मिक संस्कार हो, जो उनका सनातन धर्म है वो भी उनकी उनकी जानकारी होनी चाहिए। इस विषय में उनको गीता जी से बहुत ज्यादा जोड़ा जा रहा है, गीता जी याद कराई जा रही है। लगभग कोरोना काल से पहले जो डाटाज हैं उसके हिसाब से 800 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे यहाँ पे बाल संस्कार शिविर के थ्रू, जिसमें 2 मेन क्लास लगती है और 7 एकल क्लास थी, जिसमें हर बहन अपने घर में भी ये कार्य कर सकती है, क्योंकि सबको छूट नहीं होती है बाहर जाने की। तो बहनें घर में रहकर भी ये काम कर सकती है, आसपास के मोहल्लों के बच्चों को बुलाए और उनसे संस्कार देवें। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए इसके। रिजल्ट ये भी आए कि जो बच्चे कर रहे हैं उन लोगों के व्यवहार में फर्क आया और उनके परिवार में भी फर्क पड़ा। इसका वो जो माहौल बना, परिवार में भी प्रेम और उसका बहुत फर्क पड़ा। लोगों ने बहुत इससे अच्छे दिल से स्वीकार किया इस योजना को। और आज जब कोरोना के काल के बाद में पुनः धीरे धीरे करके चालू हो रही है, एकदम पूरा वो तो स्पीड नहीं है जो पहले था, बट वापस धीरे धीरे चालू हो रही है। तो अभी लोग बच्चों खूब भेज रहे हैं, हर जगह क्लासें लगने चालू हुई है। माता बहनों को भी गीता जी सिखाने का प्रयास किया जा रहा है और गीता इस अर्थ के सही बताने का प्रयास किया जा रहा है। संजय भैया से अभी निवेदन रहेगा कि जो भी लोग इसमें जुड़े हैं, जूम पे मीटिंग चलती है। स्वामी जी महाराज ने गीता जी पे एक साधक संजीवनी नामक ग्रंथ लिखा है, उसकी जो भाषा निबंध किया है, उसकी जूम पे मीटिंग चलती है ऑनलाइन, सोम से शुक्रवार। उसमें लगभग 350 लोग आते हैं, 300 से 350 के बीच में, तो वो लोग भी चलते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ कई सत्संग प्रोग्राम और धार्मिक प्रोग्राम चलते रहते हैं। क्योंकि आप कई जगह व्याख्यान करते हैं, तो आपसे ये निवेदन रहेगा कि हमारे को जो हमारी एक तो समझ मिली, या एक जो एक ऐसा बचपन से देखते आ रहे हैं कि जिन लोगों की धार्मिक नींव सुदृढ़ होती है, जिनके संस्कार बहुत अच्छे होते हैं बचपन के, उनका अगर कैरियर आगे बढ़ता है तो वो कई लोगों को वो कैरियर से लाभ मिल जाता है। जो कुछ लोग होते हैं कि वो अपने लिए कार्य करते हैं केवल, जिनके संस्कार नहीं होते हैं, कैरियर उनका भी बनता है बट वो अपने लिए ही काम करते हैं, वो देश के लिए समाज के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बचपन से संस्कार मिलते हैं, अध्यात्म जिनके नींव में है, वो लोग समाज के लिए भी काम करते हैं, देश के लिए भी काम करते हैं और अपने आसपास परिवार के लिए भी काम करते हैं। एक सफल आदमी के पीछे कोई ना कोई ऐसी नींव जरूर है जिसके पीछे उसकी सफलता टिकी हुई लंबे समय तक रहती है और वो अभिमान में नहीं आता है। तो संजय भैया भी ऐसा सुना भी है, आगे आपके लिए हाई कोर्ट जज के लिए भी आपका चयन हुआ है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो संजय भैया। और हम आपसे निवेदन करेंगे कि कैरियर और अध्यात्म, इसको जोड़कर आप बताएं कि एक सफल आदमी कैरियर तो चला सकता है, लेकिन उसकी नींव कैसी होनी चाहिए, उसका कैसे संस्कार होने चाहिए, इस विषय में आप प्रकाश डालिए संजय भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और
आज का विषय बच्चों के लिए, करियर वाले बच्चों के लिए कुछ अजीब हो सकता है, लेकिन कुछ के लिए शायद बहुत रोचक हो। इस विषय को चालू करने के पहले आप जिस प्रकार का काम कर रहे हैं इस कैंप में, वो बहुत सराहनीय है। आप भारतीय सभ्यता, मैं कहूँगा धर्म से ज्यादा मैं सभ्यता और संस्कृति कहूँगा, आप लोगों का रुझान उसकी तरफ बढ़ा रहे हैं। और आजकल सभी लोगों को मालूम है भारतीय मूल्य, या जिनको हम, जो आप नैतिक शिक्षा बोल रहे हैं, या जिनको भारतीय मूल्य बोलते हैं, या संस्कृति बोलते हैं, या सभ्यता बोलते हैं, उसकी वर्ल्ड वाइड लोगों ने कितनी चीजों की इंपॉर्टेंस इन सालों में जानी है। और अब धीरे धीरे उसका महत्व कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसा आपने बोला कि सभ्यता और संस्कृति से जुड़े लोग जब दुनिया में करियर अपना बनाएंगे तो कई लोगों को प्रेरित करेंगे। तो अमेरिका के प्रशासन में भारतीय सभ्यता वाले और संस्कृति वाले कितने लोग आ गए हैं, ये सब लोगों को मालूम है। कमला हैरिस के बाद में अभी 3 दिन पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि भारतीय यहाँ आते जा रहे हैं और हम भारतीयों की वजह से चल रहे हैं। तो हमको हमारे मूल्यों की पहचान होनी चाहिए। मैं बहुत बार जब अमेरिका जाता हूँ और वहां देखता हूँ मेरे दोस्तों के बच्चे, कोई महाभारत, कोई गीता, कोई किसी और कैंप में गया हुआ है, रामायण कैंप में गया हुआ है। उनके वहां मेरे ख्याल से जितने हिंदुस्तान में कैंप लग रहे हैं गीते के, उससे ज्यादा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कैंप मैंने देखे हैं। हर छुट्टियों में वहां आजकल न केवल भारतवंशियों के बच्चे जाते हैं, बल्कि लोकल लोग भी आजकल भारतीय संस्कृति में रुचि लेने लग गए हैं कि ऐसी क्या खास बात है इस संस्कृति में कि कुछ चीजें जो इतने साल पुरानी और सबसे पुरानी है वो आज भी उतनी महत्वपूर्ण और अच्छी बनी हुई है, परिवारों को जोड़ने के अलावा समाज और देश को जोड़ने के लिए। और नमूना अभी हमारी सरकार ने पेश किया, जहां वैक्सीन की मारामारी दुनिया भर में चल रही थी और जहां फाइजर कंपनी ने दुनिया भर की कंडीशन लगाई अफ्रीकन देशों पर वैक्सीन देने के लिए, और सोवरेन गारंटी मांगी उनसे कि उसके पहले हमारा पेमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अदरवाइज हम वैक्सीन नहीं देंगे। फाइजर कंपनी ने कि इस कंडीशंस की वजह से ब्राजील वैक्सीन नहीं ले सका, तो भारत की सरकार ने कहा नहीं, वैक्सीन सबको देना ये हमारी ड्यूटी है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। तो उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, प्राइस भी तय नहीं करी, फ्री देंगे कि पैसा लेंगे वो भी तय नहीं किया, और वैक्सीन का कंसाइनमेंट भेज दिया। और लोगों ने सारी दुनिया भर में जाना कि ये है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति केवल खुद का भला करने की नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति ये है कि जिस जने को, जिस चीज को हमारे पास कोई है और जरूरत है, तो मिल बांट के उसको काम में लें, मिल बांट के कमाएं। और दुनिया भर में इस वजह से ये केवल संस्कृति का नहीं, भारत का नाम इतना ऊंचा हुआ है। और लोग, भारत के लोग अब जब भारत के बाहर जाते हैं तो उनको लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि वो देश है जो खाली अपने बारे में नहीं, दुनिया भर के बारे में सोचता है। तो हमको गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे कैंप से, ऐसे आयोजन से जुड़े हैं, ऐसी शिक्षा के माध्यम से जुड़े हैं कि जिसकी तरफ दुनिया देखती है। जितने भी देश विदेश लोगों में लोग पढ़ते हैं, वो जब आपस में बात करते हैं और उनको अपने अपने बारे में कुछ प्रेजेंटेशन करने का बोला जाता है, तो उनको ये बोला जाता है कि आप कभी भी कोई विदेश जाएंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपको बोला जाएगा कि आप कौन से देश से हैं, तो अब उस देश के बारे में कुछ बताइए। हर आदमी इंटरेस्टेड होता है जब भारतीय बोलता है कि हमारी संस्कृति कैसी है, हमारे कितने तरह के लोग रहते हैं, कितनी तरह की भाषाएं बोलते हैं, उसके बाद उनमें कितनी समानता है और उनमें वो किस तरह का भावना से जुड़े हुए हैं वो लोग। तो हमारी संस्कृति मूल्यवान है, हमारी भाषा मूल्यवान है। संस्कृत भाषा को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है संस्कृत का, जर्मनी में इतने बड़े डिपार्टमेंट है कि वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे साइंटिफिक भाषा है तो वो है संस्कृत। तो हमको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और इसी के साथ मैं आज के विषय की कुछ कुछ बात करना चाहूंगा, कुछ शुरुआत करना चाहूंगा। और उसके पहले करियर वाले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि स्कूल होती क्यों है,
कॉलेज क्यों होती है, स्कूल और कॉलेज में जाने का कुछ फायदा है, नहीं है, हमारे करियर में आगे क्या होने वाला है, क्या चीज इनमें से काम आने वाली है जो हम करियर में आज सीख लें, क्या चीज 20 साल बाद काम आएगी, क्या 10 साल बाद काम आएगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो आज के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि भारत पुनर्निर्माण में जुटा हुआ है और अगले 20 साल में भारत अपना वो समय देखेगा जो शायद आज तक नहीं देखा। और उसी 20 साल 25 साल के दौरान ये बच्चे अपने करियर के चरम सीमा पर होंगे और वो करियर की बहुत ऊंचाइयां और बहुत अच्छाइयां देखेंगे। लेकिन साथ ही ये भी बता दूं कि दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, उस तेजी में हम किसी तकनीक की जानकारी हम आज करें, किसी एक पर्टिकुलर पढ़ाई की जानकारी आज करें, तो हर एक को डर रहता है कि क्या ये रेलेवेंट होगी कल। 10 साल में हर चीज बदल रही है, 5 साल में बहुत सारे कोर्सेज ही बदल रहे हैं, शिक्षा नीति बदल रही है। तो क्या हम जो आज पढ़ रहे हैं वो रेलेवेंट रहेगा, और नहीं तो आज जो पढ़ रहे हैं उसमें से क्या रेलेवेंट रहेगा, और अगर रेलेवेंट नहीं रहेगा तो हम क्यों पढ़ें। बहुत सारी जगह जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो वो ये सवाल पूछते हैं कि साहब मेरी गणित में बिल्कुल रुचि नहीं है, या कोई बोलता है मुझे क्राफ्ट में बिल्कुल रुचि नहीं है, पता नहीं स्कूल में ये सब्जेक्ट क्यों होता है। कोई बोलता है कि साहब ये हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं, जब मेरे को मालूम है कि मुझे किसी और सब्जेक्ट, मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, ऐसा क्यों होता है। हमको शिक्षा नीति के बारे में कुछ पता होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि हम उसमें से क्या ग्रहण करें, हमको पता होना चाहिए कि हमारे लिए वो जरूरी है तो क्यों जरूरी है। इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि घर में जब तक हम रहते हैं, 2 साल के या 3 साल के हों, तब तक बच्चा घर में रहता है। माँ बाप घर में रहने वाले बच्चे को ही जानते हैं, ये इसके ऊपर गई है, इसकी शक्ल ये ऐसा लगता है या ऐसा बनेगा। उसमें और क्या है क्या नहीं है, ये माँ बाप संस्कार तो दे सकते हैं घर में रख के, लेकिन उसकी बच्चे की क्वालिटीज के बारे में माँ बाप को पता पड़ने में समय लग सकता है। और स्कूल या ये वो कैंप या पब्लिक प्लेसेस जहां पे अलग अलग घरों के बच्चे एक साथ 50, 100, 200 इकट्ठे होते हों, चाहे वो ये स्कूल हो जो आज आपके सामने है, चाहे वो आपकी फॉर्मल स्कूल हो, वो इसलिए है कि अलग अलग परिवारों से आए हुए बच्चे एक जगह इकट्ठे होकर कुछ बात करें आपस में, और अलग अलग विषयों पर बात करें, और न केवल बात करें बल्कि वो अलग अलग तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लें, ताकि समझ में आए उस बच्चे को भी कि उसमें कौन सी चीज ऐसी है जो छुपी हुई प्रतिभा है, जो एक अच्छी बात है, वो इस बातचीत और कार्यक्रमों के दौरान बाहर निकल के आती है। तो स्कूल एक वो जगह है जहां कल्चर टेस्ट होता है। समाज या ऐसे कार्यक्रम वो हैं जहां कल्चर टेस्ट होता है। आपको मालूम है, ब्लड का कल्चर टेस्ट होता है, जब कोई आदमी बीमार पड़ता है यूरिन कल्चर टेस्ट होता है। कल्चर टेस्ट कैसे होता है, जब कोई स्टैटिक चीज होती है, जब ब्लड या यूरिन या कोई भी चीज होती है, उसमें अलग अलग तरीके केमिकल डाल के देखे जाते हैं कि इस केमिकल के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है। उसी तरीके से स्कूल एक लेबोरेटरी है, और इसी तरह के सारे आयोजन एक लेबोरेटरी है जहां अलग अलग तरह की डोज देके केमिकल टेस्टिंग करके देखा जाता है कि इस बच्चे में कौन से गुण हैं, कौन से गुण ज्यादा हैं, कौन से गुण कम हैं, कौन से अवगुण हैं, कैसी चीजें, कैसी प्रतिभाएं हैं, कैसी छुपी हुई है, किनको तराशा जा सकता है, ये देखा जाता है। जब मैं बच्चों से कई बार एग्जाम के बारे में बात करता हूं तो बच्चे शिकायत करते हैं कि देखिए ये टीचर नंबर कम देता है, ये ज्यादा देता है। हमको एग्जाम को जैसा हमारा ब्लड सैंपल टेस्ट होता है वैसा समझना चाहिए कि स्कूल में हमारा कल्चर टेस्ट हो रहा है। हमारा हम अपनी सारी प्रतिभा को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद घर पे होते तो आपको सब लोग संभाल के रखते कि इसकी रुचि ये है, इसको गाना गाने में रुचि है, इसको गाना गाने दो। स्कूल में जाने के बाद गाना गाने वाले से भी गाना गवाया जाएगा और खाना भी पकवाया जाएगा।
और हिस्ट्री भी पढ़ी जाएगी और मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी, कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा, थोड़ा डांस भी सिखाया जाएगा, पीटी भी सिखाई जाएगी। कह रहे हैं खाली गाना नहीं गाना है, सब देखना है। क्या पता तुमको खाली गाना गाने के बारे में मालूम हो, लेकिन तुम खेलकूद में बहुत अच्छे हो। क्या पता तुम्हारा दिमाग गणित में बहुत अच्छा चलता है। क्या पता तुम्हारी हिस्ट्री या एनालॉजी या लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है। क्या पता तुम डिबेट बहुत अच्छा करते हो। क्या पता तुम लोगों को समझाते बहुत अच्छा हो। क्या पता तुम लीडर अच्छे हो। क्या पता तुम फॉलोअर अच्छे हो। तो स्कूल एक लेबोरेटरी है जहां बच्चे के कल्चर का टेस्ट, उसके ज्ञान का टेस्ट, उसकी प्रतिभाओं का टेस्ट होता है। और इसीलिए सब तरह की एक्टिविटी, सब तरह के सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं। जब तक एक लेवल की शिक्षा नहीं हो जाए तब तक वो कंपलसरी होना जरूरी है। तो आप देखेंगे, मैं भी समझता था शुरू में कि मुझे हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है, मुझे तो हिस्ट्री में कुछ नहीं करना, मुझे सीए बनना है, लॉयर बनना है। बट मुझे अब लगता है कि बिल्कुल हिस्ट्री भी सही पढ़ाई, गणित भी सही पढ़ाई, क्राफ्ट भी सही पढ़ाया। खाना बनाने का जो पीरियड होता था जिसमें कुछ चीजें सिखाई जाती थी, होम साइंस का पीरियड होता था, वो भी सही था। और पीटी भी बिल्कुल सही कराई। आज व्यायाम या जब योग की क्लास अटेंड करने जाते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा ये तो हम कोई स्कूल में सिखाया जाता था। तो हमको ये समझना चाहिए कि इन सभी चीजों की उपयोगिता शायद हमें अभी नहीं मालूम पड़े, लेकिन जब हम जीवन में और अपने करियर में आगे जाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि इस गीता क्लास का भी कोई महत्व हो सकता है। आपको शायद नहीं मालूम हो, भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स, सबको मालूम है मूलभूत अधिकार, सब संविधान में मूलभूत अधिकार होते हैं। लेकिन यह शायद नहीं मालूम है कि संविधान में मूलभूत कर्तव्य भी होते हैं। और संविधान में मूलभूत 11 कर्तव्य लिखे हुए हैं। और उन कर्तव्यों में मैं आपको एक कर्तव्य पढ़ के सुना रहा हूं। कायदे से तो इस गीता क्लास वाले लोगों को सर्कुलेट करके मैं आयोजकों को कहूंगा कि नेट पर ढूंढें और 11 कर्तव्य जो भारतीय संविधान में लिखे हुए हैं वो इनको बताएं। लेकिन एक छठा कर्तव्य है, वो इस क्लास के लिए रिलेवेंट है। और मैं कुछ और कर्तव्य भी बताऊंगा, लेकिन छठा कर्तव्य तो बहुत ही रिलेवेंट है। और वो लिखा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली गौरवशाली परंपरा एवं महत्व को समझें और उसका निर्माण करें। तो ये हमारी संवैधानिक ड्यूटी है। ये जो क्लास हो रही है ये हम शौक से नहीं कर रहे हैं। शौक से करें तो और अच्छी बात है, लेकिन अदरवाइज हमारी हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अगर भारत में रहना है तो हमारी ड्यूटी है कि हम भारतीय सभ्यता को और संस्कृति को और उसके गौरवशाली इतिहास को समझें, उसके महत्व को समझें और उसके निर्माण में न केवल सहयोग करें और योगदान दें, बल्कि लगातार और सतत काम करें। और आप देखें, मैं एक ड्यूटी और पढ़ता हूं, भारत के सभी 5वीं नंबर की जो संविधान में ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट तो सबको पता है, ड्यूटी में बता रहा हूं, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। गीता में आपको ये सभी संदेश मिलेंगे और वही संदेश भारतीय संविधान में मिलेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें एवं उसका संवर्धन करें। ये 7वें नंबर की जो संविधान में ड्यूटी है। तो आप देखें, जितने हम किसी भी विषय की गहनता में जाएंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि संस्कृति के बारे में पता होना जरूरी है, उसका प्रचार प्रसार होना जरूरी है। और ये जीवन में किस समय किस मोड़ पर हमारे काम आएगी ये हमको पता नहीं। मेरी बेटी अमेरिका से मास्टर्स ऑफ लॉ करने गई तो उसके एक क्लास के कार्यक्रम में उससे कहा गया कि सब अपने अपने देश के बारे में कुछ प्रेजेंटेशन दें। तो वो प्रेजेंटेशन जब देने लगी तो उसने जब देश की घूमने की चीजों के बारे में बताया तो उन्होंने लोगों ने कहा नहीं ये हमको पता है, हमको ये सुनना है कि वहाँ के लोग, वहाँ के गाँव में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के शहरों में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ अलग-अलग धर्म जाति का सिस्टम क्या है, कास्ट का सिस्टम क्या है, ये कास्ट में उनके रीति रिवाजों में क्या फर्क होता है, हमको उसके बारे में आपको कोई जानकारी हो तो बताओ। तो आप देखिए, हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में दुनिया भर में सबको पता है,
उनको ये पता है कि इनकी अलग तरह की होती है, लेकिन उनको और जानकारी चाहिए, वो इंटरेस्टेड है। तो हमको केवल हमारे लिए नहीं, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए भी मालूम होना जरूरी है। बच्चे आजकल करियर की भागदौड़ में इसलिए लगे रहते हैं कि अगर अच्छे मार्क्स लाएंगे, टीचर ने फर्स्ट दिया उनको और प्राइज दिया और अवार्ड दिया तो उनको नौकरी या जॉब या अच्छा मिल जाएगा। और कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर जल्दी से जॉब और नौकरी अच्छा मिलेगी तो शादी अच्छी जगह हो जाएगी, जीवन बन जाएगा। बट पढ़ाई का उपयोग इससे कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर इस पढ़ाई के दौरान, अब जैसे ब्लड टेस्ट का मैंने एग्जांपल दिया, वो लेबोरेटरी में जाता है, तो क्या ऐसा होता है जिसके ब्लड टेस्ट बी पॉजिटिव आए वो बहुत अच्छा आदमी, और जिसके ब्लड टेस्ट ए पॉजिटिव आए वो खराब आदमी, या ओ नेगेटिव आए वो खराब आदमी? ऐसा नहीं होता है। वो केवल तरीका बताता है कि ये अलग तरीके का ब्लड है, ये इस तरीके का ब्लड है, ताकि आप आगे जब कोई उपचार करें तो उस तरीके से जाएं। तो इस पढ़ाई में और इस शिक्षा में जो नंबर दिए जाते हैं, वो नंबर ये बताने के लिए नहीं है कि ये बच्चा अच्छा है या खराब है। और अगर उसको क्लास में फर्स्ट आने वाले को सब लोग बहुत अच्छा समझते हैं और लास्ट आने वाले को खराब समझते हैं, तो ये सबकी गलती है। क्लास का और एग्जामिनेशन का प्रोसेस ये बताने के लिए है कि कौन सा जना किस में अच्छा है। अगर कोई जना किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है तो भी कोई खास बात नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चा किसी भी चीज में अच्छा नहीं है। हो सकता है कि स्कूल में सब्जेक्ट्स कम है। दुनिया में लाखों सब्जेक्ट में से स्कूल केवल 10 ही सब्जेक्ट रख पाया और 10 में ही टेस्ट कर पाया, ये स्कूल की कमी है। उस बच्चे में जो खास बात है उसका टेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि स्कूल के कैरिकुलम में लिमिटेशन है। लेकिन ये नहीं समझे कि उस बच्चे में कुछ नहीं है। और ये न केवल मैं मानता हूं, बल्कि दुनिया के ज्यादातर लोग मानते हैं, और प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस यही मानते हैं। प्रीमियम जगह लोग शिक्षा में फर्स्ट आने वाले को तवज्जो देने की जगह वो तवज्जो देते हैं उन जनों को जिनमें कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज या गुण होते हैं, जो चाहे शिक्षा के एक लिमिटेशन है। आपको नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मालूम होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि ये ऐसे 10 सब्जेक्ट पर बच्चे को टेस्ट नहीं करें। हमको किन चीजों पर टेस्ट करना है वो पैरामीटर्स अलग तरीके से होने चाहिए। अगर ये नहीं होना चाहिए कि जो स्कूल में सब्जेक्ट रखे हुए हैं उसमें कौन सा बच्चा फर्स्ट आया। स्कूल की ड्यूटी ये होनी चाहिए कि ये बच्चा किस में फर्स्ट है, उल्टा होना चाहिए। उनको हर बच्चे के अंदर क्या चीज फर्स्ट है और क्या सेकंड है ये निकालना चाहिए, रादर देन ये निकालने के कि स्कूल के अंदर 10 सब्जेक्ट है, उस 10 सब्जेक्ट में हिंदी में कौन सा फर्स्ट है, हिस्ट्री में कौन फर्स्ट है और गणित में कौन सा फर्स्ट है। ये स्कूल का सिस्टम गलत है। तो अब आप आने वाले सालों में 5 सालों में देखेंगे कि शिक्षा का तरीका बदलेगा। ये टीचर्स की और टीचर्स ट्रेनिंग के द्वारा इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी होगी कि वो निकालें कि इस बच्चे में सबसे अच्छी चीज क्या है, ताकि वो उस दिशा में आगे बढ़ सके। और कुछ चीजें मैं आपको बताऊं जो रिकॉग्नाइज करी हुई है। देखिए 3 4 5 पैरामीटर्स हैं जो आगामी शिक्षा, आज भी आपको जिस भी तरह की आप शिक्षा में है, कॉलेज में, स्कूल में, और उस शिक्षा को चाहे कैरिकुलम नहीं भी बदले तो सभी सब्जेक्ट्स को बिना एग्जामिनेशन के फियर के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करें, मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट का फियर नहीं रखें। बिना रिजल्ट के फियर के उनमें अपियर होना है ताकि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें कि आप किस में अच्छे हैं। रिजल्ट कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं है, इसका मतलब उन 10 सब्जेक्ट जो स्कूल में है या 20 सब्जेक्ट है उनके अलावा आपका टेस्टिंग होना बाकी है। आपको अपने आप को और एक्सप्लोर करना है, अभी आप कौन से में अच्छे हैं, क्या चीज में अच्छे। हो सकता है स्कूल के सब्जेक्ट्स के दौरान आपको समझ में आए कि आप ने बाकी सब चीजों की जगह लीडरशिप क्वालिटी में अच्छे हैं। जब क्लास में मिलके कोई डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन मेकिंग में अच्छे हैं। जब किसी बच्चे के चोट लग जाती है तो उस बच्चे को संभालने से लेकर उसको मानसिक और शारीरिक सांत्वना और शांति देने में आप अच्छे हैं। किसी की मदद करने में अच्छे हैं। जब कोई बच्चा अवसाद में हो, डिप्रेशन में हो, तो उसको बाहर निकालने में आप दूसरों अच्छे अच्छे हैं। खेल-कूद में आज आप अच्छे हैं, गाने में अच्छे हैं, या आप एक अच्छे फॉलोअर हैं, या आप एक अच्छे कॉपी करने वाले हैं, या आप अच्छे एक मेमोरी वाले हैं।
आपका टेस्ट स्कूल में जाने से, उस सर्कल में जाने से कई तरह का टेस्ट होता है, जाने अनजाने में टेस्ट होता है। हम लोग उसको एक नो मैट्रिक्स बोलते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपको आपके बारे में पता है और दुनिया को भी आपके बारे में पता है। कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपको आपके बारे में पता है, लेकिन दुनिया को आपके बारे में नहीं पता है। कई चीज़ें इसके विपरीत होती है, जो आपको आपके बारे में नहीं पता है, लेकिन दुनिया को पता है। और कई चीज़ें ऐसी भी होती है, जो आपको भी आपके बारे में नहीं पता, दुनिया को भी आपके बारे में नहीं पता, और उनको एक्सप्लोर करने के लिए आपको कई तरह का काम करना पड़ता है। आपके जीवन में इतने तरह के काम बदलेंगे, इतने तरह के आपको काम करने पड़ेंगे। मेरे करियर में मैंने 3 तरह के काम ऑलरेडी कर लिए और शायद मैं मेरे करियर में एक और तरह का काम करूँ। लेकिन आपके करियर में आपको हो सकता है हर 10 साल में आपके काम का तरीका बदले, हर 5 साल में काम का तरीका बदले, क्योंकि जिस चीज़ का काम कर रहे हैं, हो सकता है उसकी ज़रूरत ही नहीं रहे। लोग बिल्डिंगें बना रहे थे और सब चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी तो बिल्डिंगों की ज़रूरत नहीं रहेगी। लोग व्हीकल बना रहे थे, अब व्हीकल की कम ज़रूरत होने लग जाएगी। पता नहीं क्या चीज़ की ज़रूरत बढ़ेगी, क्या चीज़ की ज़रूरत घटेगी। तो आपको क्या चीज़ सीखनी है, मैं 4-5 पॉइंटर मेरी तरफ से देना चाहता हूँ। देखिए, जिन पैरामीटर्स में अपने आप को टेस्ट करना चाहिए, और सब जो मैं पैरामीटर बता रहा हूँ उनमें से सभी में आपका कुछ-कुछ क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन कोशिश करें कि हिंदी और गणित और मैथमेटिक्स और साइंस और इनमें एक्सपर्टीज़ की जगह आपको एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में होनी चाहिए, वो मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ हम बोलते हैं फिज़िकल एक्सीलेंस। सबसे पहले तो आपका शरीर एकदम सही होना चाहिए। उस शरीर को सही रखने के लिए जो आप कर सकते हैं, चाहे ये शिक्षा का पार्ट, इसीलिए शारीरिक शिक्षा उसका पार्ट होता है। लेकिन शारीरिक शिक्षा आपका पार्ट नहीं भी हो, तो अपने शरीर को सही रखने के लिए और तंदुरुस्त रखने के लिए जो आप जो कर सकते हैं वो करें। दूसरा है, जिसको आप स्कूल में हिंदी, गणित और सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्टीज बोलते हैं, उसकी जगह जिस चीज पर नई शिक्षा नीति आपको टेस्ट करेगी वो है कॉग्निटिव एक्सीलेंस। मतलब सब्जेक्ट की नॉलेज वो नहीं कि किताब में क्या लिखा हुआ है। किताब तो अब आगे से शिक्षा नीति में आपके सामने रख दी जाएगी, किताब में क्या लिखा हुआ है वो टेस्ट आपका नहीं करना है। जो किताब में लिखा हुआ है या जो ज्ञान दिया जा रहा है, जो बात बताई जा रही है, उसका प्रैक्टिकल सिचुएशन पर एप्लीकेशन कैसे करें, ये आना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव एक्सीलेंस, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स व्हिच यू हैव लर्न्ड। तो अब किताबी शिक्षा शिक्षा की जगह प्रैक्टिकल शिक्षा की तरफ हम आ जाएंगे। तो जिस बच्चे के अच्छे नंबर इसलिए आते हैं क्योंकि वो रटने में बहुत अच्छा है, शायद वो जिंदगी में बहुत अच्छा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वहां पे किताबें तो सब खुली हुई है। उन प्रिंसिपल्स को जो प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई कर पाएगा वो ज्यादा अच्छे तरीके से करेगा। इसी तरीके से तीसरी चीज जो शिक्षा के दौरान हमको सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए, और उसके लिए ये ऐसे शिविर जैसे शिविर बहुत उपयोगी हैं, वो है इमोशनल एक्सीलेंस। आपका जो भावनात्मक रूप से आप मजबूत होने चाहिए। क्या होता है भावनात्मक रूप से मजबूती का मतलब क्या है? अपने घर में रहने से भावनात्मक रूप से आप कमजोर हो सकते हैं, घर के बाहर निकलने से मजबूत होते हैं, क्योंकि आप दुनिया देखते हैं, आप 10 चीजें के तरह के उतार चढ़ाव देखते हैं। आपको हर समय अच्छा बोलने वाली माँ नहीं है और हर समय डांट लगाने वाले पिता नहीं है। आपको दुनिया अलग बैरोमीटर से तोलती है। आपको स्कूल में कुछ टीचर्स झिड़कते हैं, कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कई बार आप फेल होते हैं, कई बार आप पास होते हैं, कई बार आपको डांट पड़ती है, कई बार आपको बराबर समझा जाता है। आप चाहे आपसे ज्यादा पैसे वाले लोग हों, चाहे आपसे कम पैसे वाले लोग हों, सबको एक बराबर समझा जाता है। और कई बार आपसे छोटा क्या अपेक्षा करता है वो हमको समझ में आता है, वहां पे आपसे बड़ा क्या अपेक्षा करता है वो समझ में आता है। हमको डिसिप्लिन समझ में आता है, हमको इनडिसिप्लिन समझ में आता है। हम भावनात्मक रूप से मजबूत ज्यादा होते हैं। हमारे यहाँ पर वकालत में बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं जो बहुत सारे केस जीतते हैं, लेकिन कई बार उनमें से कुछ वकील ऐसे भी होते हैं कि वो 10 केस जीते उन्होंने और 11वां केस हारे, और उस 11वें केस के हारते ही वो रोने लग गए या घर चले गए, या उसके बाद उनको खाना हजम नहीं हुआ या वो बीमार पड़ गए, क्योंकि वो
एक्सीलेंस में तो बहुत अच्छे हैं, सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से कमजोर हैं। जबकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ठीक है 10 में से 10 नहीं जीतते, 11 में से 10 नहीं जीतते, 11 में से 7 ही केस जीतते हैं। लेकिन 5वां केस हारे, लेकिन छठे केस में फिर से उसी तेजी के साथ, उसी मुस्कान के साथ, उसी जोश के साथ फिर से खड़े हो गए केस को बहस करने के लिए। तो हम ये मानते हैं वो भावनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत है। लाइफ में व्यापार भी करेंगे तो कई बार घाटा होगा, कई बार नफा होगा। लाइफ में कुछ भी काम करेंगे, घर में भी कोई ना कोई विपदा आएगी, कभी कोरोना काल आएगा, कभी कोई घर में किसी की डेथ होगी, कभी कोई बीमार पड़ेगा। और अगर आप भावनात्मक रूप से कमजोर हुए, भावनात्मक रूप से कमजोर और मजबूत मैं किसको बोलता हूं या किसको बोला जाता है, मैं बच्चों के लिए ये बताना चाहूंगा कि अगर हमारा रोल या ड्यूटी से हम भटक जाएं इसलिए कि पिछले रोल या ड्यूटी का परिणाम क्या आया है, इसका मतलब, या बिना रोल या ड्यूटी के परिस्थिति क्या है, और हम हमारी ड्यूटी से विचलित हो जाएं, तो इसका मतलब हम भावनात्मक रूप से कमजोर हैं। कई जने बोलते हैं साहब अभी इसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, या किसी का घर में देहांत हुआ है इसलिए इसको गाड़ी मत चलाने दो, ये गाड़ी भिड़ा देगा, ठोक देगा, इसका ध्यान कहीं और है। इसका मतलब वो इंसान भावनात्मक रूप से कमजोर है। जिसको ये मालूम है, जो कुछ क्षणों में अपने रोल और अपनी स्थिति को भांपकर अपने रोल के अनुसार काम कर सकता है, जहां रोल उसका स्टूडेंट का हो या टीचर का है, भाई का है या बेटे का है, या मालिक का है या नौकर का है, अपना रोल के अनुसार काम कर सकता है बिना किसी मानसिक अवसाद के, बिना सेटबैक के। ऐसा नहीं कि उसको ज्यादा खुशी है तो उसने अपने रोल में वो रोल से विचलित हो गया, और ज्यादा दुख है तो रोल से विचलित हो गया। हम उसको भावनात्मक रूप से मजबूत बोलते हैं। तो इस आयोजकों से भी निवेदन है कि एक तरफा लेक्चर के अलावा कुछ कार्यक्रम ऐसे रखें जहां पे विचारों का आदान प्रदान हो और कुछ एक्टिविटी हो, गतिविधि हो, ताकि लोग भावनात्मक रूप से मजबूत बन सके। इसके अलावा जो नेक्स्ट चौथी चीज जो एजुकेशन सिस्टम से और इन कैंप से समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और जिसको आजकल दुनिया में, अभी मैंने आपको बताया, फिजिकल एक्सीलेंस, कॉग्निटिव एक्सीलेंस, इमोशनल एक्सीलेंस, इसके अलावा चौथी चीज जो है, जो सीखने की है बच्चों के लिए, वो है अडेप्टेबिलिटी। माएँ तो अपनी बेटियों को सिखाती है कि दूसरे घर जाना है तो हर तरीके से एडजस्ट होने के लिए तैयार रहना। बट आप सही मानो कि ये खाली बेटियों के लिए नहीं, बेटों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, और ज़्यादा ज़रूरी है, मैं तो ये कहूँगा। उनको ज़्यादा जगह अडेप्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन लोगों को ज़्यादा है। और आज तक गलतफ़हमी में वो ये समझते आए हैं कि उनको एडजस्ट नहीं करना है। हमारे यहाँ बहुत सारे अ, समाज में कई बार जो गलत चीज़ें हो रही है वो मेल मेंबर्स की तरह वजह से भी हो रही है। तो हमको पता होना चाहिए कि उनको अडेप्टेबिलिटी उनको भी उतना ही सिखाएं। और वो कैसे सीखेंगे? कई जने अपने बच्चों को हॉस्टल या कॉलेज में बाहर पढ़ने भेजते हैं ताकि वो कम से कम घर में साहबजादे के जैसे रहने की जगह एक आम आदमी के जैसे रहे और एडजस्ट करना सीखे। बट खाली वो उससे नहीं होगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। और आपको मालूम है, जो आदमी जितना ज्यादा अडेप्टेबल, उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू है आज की तारीख में। कुछ चीजें तो मैं आपको वो बताऊं कि जहां ये जो माँ बेटी को सिखाती है उतना नहीं, दुनिया के 3 देश ऐसे हैं जहां पे आजकल अडेप्टेबिलिटी में ग्रेजुएशन होता है। लोग अपनी पढ़ाई पढ़ने के बाद 2 या 3 साल की पढ़ाई ये करते हैं कॉलेज में कि कैसे अडेप्टेबल बना जाए। वो आदमी जो अडेप्टेबल है, जो दुनिया में कहीं भी रह सकता है, जो 10 भाषाएं बोल सकता है, जो कैसा भी खाना खा सकता है, जो कैसे भी बिस्तर पर सो सकता है, जो कैसे भी लोगों के साथ मिक्स हो सकता है, जो कितना भी तनाव झेल सकता है, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा मानी जा रही है। वर्ल्ड बैंक का सेगमेंट एक है, वो ऐसे लोगों को हायर कर रहा है जो जितने ज्यादा एजाइल और अडेप्टेबल है, उनको ज्यादा पे दे रहा है, ज्यादा हायर कर रहा है, कि ये वो लोग हैं
जो दुनिया में काम काज, बिजनेस तरीका और पूरी दुनिया ही क्यों नहीं बदल जाए, ये लोग फिर भी यूजफुल रहेंगे। एक आदमी ये बोले कि मुझे तो अ, ये काम आता है, लकड़ी का फर्नीचर बनाने का काम आता है। और कल ने लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी खत्म हो गई दुनिया में, लकड़ी का फर्नीचर ही बंद हो गया, तो वो दुनिया में वो आदमी करेगा क्या? अगर वो अडेप्टेबल है तो वो फिर नई चीज सीख लेगा। अडेप्टेबिलिटी मतलब भूलने की कला, पुरानी चीज और फिर से नया सीखने की कला। और किसी भी उम्र में ये कला होना, अपने आप को 50 और 60 और 70 साल तक जवान मानते हुए हर नई चीज सीखने की कोशिश करना और उस नई चीज के हिसाब से अपने आप को ढालना, चाहे वो सामाजिक वातावरण हो, चाहे वो कोई इक्विपमेंट हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे फोन हो। आप देखिए गीता क्लास भी जूम पर हो रही है, तो इसका मतलब गीता क्लास में आने वाले लोग अडेप्टेबल हैं। कोरोना के पहले जो नहीं था, कोरोना ने वो सिखाया और वो सीखने के लिए तैयार थे, इसलिए सीखे। तो जितने ज्यादा हम अडेप्टेबल होंगे, तो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदलने के की का आर्ट और की कला आती होगी, उतना हमारा मूल्य, हमारी वैल्यू बढ़ेगी। तो मेरा मानना है हम सबको अडेप्टेबिलिटी, ना केवल शारीरिक अडेप्टेबिलिटी जिसमें हम कैसा भी खाना खा सकें, कैसे भी रह सकें, बल्कि मानसिक अडेप्टेबिलिटी, कैसी भी परिस्थिति में रह सके, सामाजिक अडेप्टेबिलिटी, कैसे भी लोगों के साथ रह सके और कैसा भी काम कर सके, व्यवसायिक अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि आपको मालूम नहीं है 10 साल बाद कौन से नौकरियां रहेगी, कौन सी जाएगी, कौन से धंधे रहेंगे और कौन से धंधे खत्म हो जाएंगे। तो फिर जब ये पता ही नहीं है कि 10 साल बाद कौन सा धंधा चलने वाला है, तो आज आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, किसी पढ़ाई में को रटने के लिए नहीं, बल्कि इसको ये पढ़ने के लिए, अपने आप को ये टेस्ट करने के लिए पढ़ रहे हैं कि मैं क्या फिर से नया सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ, अगले साल क्या फिर एक नई चीज पढ़ सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं 10 साल बाद जब एक और नई चीज की जरूरत होगी तो वो भी पढ़ सकूंगा। तो आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं और 10 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप समझें कि साहब मुझे, ये बच्चा शिकायत करे कि ये 4 सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और मैं नहीं पढ़ूंगा। आपको उसको कहना है कि फिर भी पढ़ के बताना है तेरे को। जो तेरे को अच्छा नहीं लग सकता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्या वो भी पढ़ सकता है? ये टेस्ट कर अपने आप का, क्योंकि ऐसा लाइफ में हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि उस बच्चे की शादी ऐसी जगह हो जिसको वाइफ को 4 दूसरे सब्जेक्ट पसंद हो और इसको दूसरे सब्जेक्ट पसंद हो, और दोनों को साथ में पिक्चर देखने जाना पड़े, साथ में घूमने जाना पड़े। एक को हिस्ट्री पसंद हो और एक को गार्डन्स पसंद हो, तो उसको तो आप ये नहीं कह सकते हस्बैंड और वाइफ अलग अलग जगह घूमने जाएंगे। उसको आपको समझाना पड़ेगा तेरे को कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है, उसके बाद भी उसको पूरा रस लेके समझना और पढ़ना सीखो। और पढ़ाई का उद्देश्य यह है कि आप उन सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं, बल्कि लर्निंग को सीखो कि कैसे कोई चीज सीखी जाती है, इसको सीखना है। तो हम स्कूल और कॉलेज में सीखने को सीखते हैं, इसलिए कि कैसे सीखा जाता है, इस सीखने की कला को सीखते हैं। और वहाँ उस ग्राउंड पर सीखते हैं जहाँ हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए सीखने वहाँ जाना चाहिए, जो जहाँ पे हमारे जैसे 4 नहीं बल्कि 40 और 400 लोग एक साथ हों, ताकि हमको ये असेसमेंट भी हो सके कि हम कौन सी जगह स्टैंड करते हैं, कौन सी चीज़ों में, हिंदी गणित में कहीं भी स्टैंड करते हो, बट सीखने में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कौन सा आदमी जिसको कोई चीज़ पसंद नहीं है वो जल्दी से सीख लेता है और हमको कोई चीज़ पसंद नहीं है, हमको समय लगता है। अगर हमको गुस्सा आ जाए तो उस गुस्से से बाहर निकलने में 3 दिन लगते हैं, और कोई दूसरा जना, हमारा दोस्त हमसे गुस्सा हो जाए और वो 1 घंटे बाद फिर से बात करना चालू कर दे, हमको स्कूल में जाके ये सीखना है, गीता क्लास में भी ये सीखना है कि देखिए ऐसे लोग हो सकते हैं जिनमें अंदर ये दम्भ नहीं है कि सब मैंने गुस्सा कर लिया, मैं माफी क्यों मांगू, मैं पहले पहल क्यों करूं, दूसरा आदमी पहल करेगा तब पहल करूं। देखिए फिर जिंदगी में आप पीछे रहने वाले हैं, क्योंकि ये काम तो बहुत सारे पढ़ने हैं। तो आपको स्कूल और कॉलेज इसलिए जाना है कि आप ये सीखना कैसे सीखते हैं, कितनी जल्दी और कितने आराम से और मुस्कुराते हुए सीखते हैं, फिर नई चीज कैसे सीखते हैं, फिर नई चीज कैसे सीखते हैं, आपको जिसमें मजा आता है वो कैसे सीखते हैं, जिसमें मजा नहीं आता है वो कैसे सीखते हैं, जो आपके पसंद के लोग हैं उनके साथ कैसे रहते हैं, और जो आपके पसंद के लोग नहीं हैं उनको कैसे बर्दाश्त करते हुए खुशी खुशी उनके साथ रहते हैं। ये सब सीखने के लिए हमारा विद्यालय इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग,
मैनेजरल स्किल्स और मॉरलिटी, जो ये क्लास जिस चीज के लिए, नैतिक शिक्षा, ये सीखते हैं। एक और चीज हम सीखते हैं जब हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं, जब हम खुले होते हैं, जब हमारे ऊपर माँ बाप का चाबुक नहीं होता है, माँ बाप क्लोजली मॉनिटर नहीं कर रहे होते हैं, हमको देख नहीं रहे होते हैं, टोक नहीं रहे होते हैं, हम डिस्क्रेशन को सीखते हैं। आपको मालूम है डिस्क्रेशन मतलब, जब हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हो तो उसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना, ये हम किसी भी एजुकेशन सिस्टम में सीखते हैं और सीखने का अभ्यास करना चाहिए। कई बार देखिए, जो इंसान और जानवर में क्या फर्क है? जानवर प्रोग्राम्ड होते हैं, उनका सॉफ्टवेयर भगवान ने प्रोग्राम किया हुआ है। गधे के पीछे अगर कोई आदमी आ जाए तो उसको लात मारनी है, ये प्रोग्राम किया हुआ है। गधे को घास खानी है, ये प्रोग्राम किया हुआ है। मांस आ जाएगा तो नहीं खाएगा, ये प्रोग्राम किया हुआ है। कुत्ते के सामने मांस आएगा तो वो खाएगा, ये प्रोग्राम्ड है। उनको सिखाया थोड़ी है किसी ने, प्रोग्राम्ड है। इंसान के पास डिस्क्रिशन है, शाकाहार खाना या मांसाहार खाना डिस्क्रिशन है, दोस्त ऐसा रखना या वैसा रखना डिस्क्रिशन है, सिगरेट पीना या नहीं पीना डिस्क्रिशन है। ये डिस्क्रिशन सीखता है आदमी जब स्कूल, कॉलेज और पढ़ाई के लिए जाता है। उसके पास सब ऑप्शंस अवेलेबल है और उसके बाद वो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करे, ये उसके डिस्क्रिशन का टेस्ट है। क्या वो इतना मजबूत है? अभी सबके वैक्सीन लग रहा है। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन आपके अंदर वो एंटीबॉडीज हैं जो बाहर जब कोरोना का वायरस आए उससे लड़ सके और अंदर नहीं घुसने दे। नैतिक शिक्षा भी ऐसा ही वैक्सीन है। तो हम नैतिक शिक्षा का डिस्क्रेशन, नैतिक शिक्षा और डिस्क्रेशन सीखते हैं हमारे शिक्षा के दौरान और गीता क्लास के दौरान, कि कोई बुराई हमारे सामने दिख रही है, समाज में हो रही है, हम समाज को सुधारने का ठेका नहीं ले सकते। कोशिश कर सकते हैं लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। तो क्या हम उसकी वजह से ऐसा हो जाएगा कि हमारा असर तो समाज पे नहीं हुआ बट समाज का असर हम पे हो जाए? अच्छा असर जरूर होना चाहिए, लेकिन ऐसा असर जो नहीं होना चाहिए वो हमारा नैतिक शिक्षा का वैक्सीन इतना मजबूत होना चाहिए कि उसकी एंटीबॉडीज इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम जब डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करें कि ये करना है कि नहीं करना है, तो हम सही डिसीजन ले सकें। भगवान ने हमको जो बुद्धि दी है, जानवर की अपेक्षा हमको जो बुद्धि दी है कि हम 2 ऑप्शन या 4 ऑप्शन में से अच्छा ऑप्शन सेलेक्ट करें, हम उस समय हमारी बुद्धि और मन सही काम करें और सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। हमारे पास इजी मनी कमाने का एक ऑप्शन आए और एक ऑप्शन आए कि नहीं, मेहनत से कमाना है, हम उस समय सेलेक्ट करें। हमको इतनी ताकत मिले नैतिक शिक्षा से, हम सेलेक्ट करें कि इसको हम मेहनत वाला रास्ता अडॉप्ट करें, इजी मनी वाला अडॉप्ट नहीं करें, चोरी वाला अडॉप्ट नहीं करें। हम अंदर से और ज्यादा मजबूत होंगे। एक बार एंटीबॉडीज किसी से, वायरस से लड़ लेती है तो वो एंटीबॉडीज की स्ट्रेंथ और डबल हो जाती है। तो अगर नैतिक शिक्षा का हम केवल शिक्षा नहीं लेके उसका इस्तेमाल भी करना चालू कर दें, तो ये नैतिक शिक्षा अंदर से इतनी प्रगाढ़, मजबूत और सुदृढ़ हो जाएगी कि हमको कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकेगी, छोटी मोटी चीज विचलित नहीं कर सकेगी। अभी तक तो लोग मानते थे नैतिक शिक्षा सीख भी ली तो साहब वैल्यू क्या है, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों में जिस तरह का भारत का प्रचार प्रसार और भारत के वैल्यूज का प्रचार प्रसार दुनिया भर में हो रहा है और भारत की संस्कृति और शिक्षा के बारे में लोगों को, मतलब यहाँ के लोगों के अलावा आप देखिए अलग अलग, आप यूके देख लीजिए, ऋषि सोनक, उनको भारतीय लोग ये मिलते हैं जिनको उनका लगता है कि ये लोगों से बढ़िया दूसरे लोग नहीं है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति का भाषण लिखने वाला आदमी, राष्ट्र उनके उपराष्ट्रपति तो कमला हैरिस है ही, उनके भाषण लिखने वाला विनय भी भारतीय है। उसकी सोच अच्छी लगती है उनको। अभी आपने देखा होगा, टीवी पर भी देखा होगा, जो नासा का मिशन है, वहां पे जो लेडी सेलेक्ट हुई है, वो फिर से, वहां पे जो लेडी है जो हेल्पर है, वो फिर से फिर इंडियन। तो विवेक मूर्ति, अमेरिका का सर्जन जनरल, वो भी इंडियन। तो कुछ कुछ ना कुछ तो हमारे वैल्यूज में, शिक्षा में, मूल्यों में खास बात है जिसके लिए दुनिया ये मानती है कि जहां पे इस तरह का काम है जो कोई और नहीं कर सकता, जिसमें कोई और उसके बराबर नहीं कर सकता, वहां पे किसी इंडियन को पकड़ना जरूरी है। तो शिक्षा में, शिक्षा के इस चीज के बाद
एक तरफ का मोनोलॉग नहीं हो जाए, इसलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाना चाह रहा हूं आपको। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल होगी। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? आपके हाथ खड़े करें या कोई ऑर्गेनाइजर्स में से बोल के बता सकते हैं क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस, विजिबल है भैया। हाँ भैया, विजिबल है। देखिए, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, सब लोगों ने नाम सुना है, अब्राहम लिंकन। और आप लोगों को पता होना चाहिए अब्राहम लिंकन कभी कॉलेज नहीं गए। किस बलबूते पर, अभी आप लोगों में से मैं कुछ सवाल पूछूंगा, बट आप ये देखिए कि जिनको अमेरिका जैसे देश ने माना कि वो अमेरिका को लीड कर सकते हैं, उनकी कॉलेज की शिक्षा नहीं हो रखी है। ये राइट ब्रदर्स जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया, इनको आप देखिए, इनकी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हो पाई। इन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि शिक्षा ग्रहण नहीं करनी है, बट मैं आपको कह रहा हूं शिक्षा सब कुछ नहीं है। खाली शिक्षा से सब कुछ हो जाए ऐसा संभव नहीं है। और मैं उन कुछ लोगों के बारे में आपको बता रहा हूं जिनकी शिक्षा हम जो समझते हैं वैसी शिक्षा उनकी नहीं हुई है। आप थॉमसन एडिसन, ये एक जने हैं जिन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया। ये जो बल्ब का, जो हम बल्ब जलाते हैं, पहली बार दुनिया में जो बल्ब आया वो इनकी बदौलत आया। इनको स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि स्कूल वाले समझते थे कि बहुत मंदबुद्धि है, इसलिए इनको, कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, इनकी स्कूल से छुट्टी कर दी गई थी। लेकिन ये अपनी दूसरी किसी प्रतिभा के धनी थे। तो क्योंकि स्कूल में वो सब्जेक्ट नहीं थे जो मैं आपको शुरू में बात बता रहा था, किसी के नंबर सभी सब्जेक्ट में कम आते हो तो वो विचलित इसलिए नहीं हो क्योंकि स्कूल के पास वो सब्जेक्ट नहीं है जो उस बच्चे के पास टैलेंट है, इसलिए स्कूल टेस्ट नहीं कर पा रहा है। आप ये देखें, बिल गेट्स हार्वर्ड के ड्रॉप आउट हैं। ये बिल गेट्स हार्वर्ड में एजुकेशन नहीं कर पाए। माइक्रोसॉफ्ट, जो कंप्यूटर पर आप स्क्रीन देख रहे हैं, उसके माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम के जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स, वो हार्वर्ड के ड्रॉप आउट हैं। धीरूभाई अंबानी 10वीं पास है और उन्होंने जो ग्रुप बनाया, आप सब लोग उसको जानते हैं, उसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। सचिन तेंदुलकर, जिसको लोग क्रिकेट का भगवान कहते हैं और सब चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में फॉलो करते हैं, वो स्कूल के बाद कभी कॉलेज नहीं जा पाए। 12वीं क्लास के बाद छोड़ दिया उन्होंने स्कूल। और इनको तो फेसबुक के फाउंडर को तो मार्क जकरबर्ग को सब जानते होंगे, ये भी हार्वर्ड ड्रॉप आउट है। और आप अभी नए नए ये सक्सेसफुल आदमी हैं, रितेश अग्रवाल, ओयो ओयो रूम्स, ओयो होटल्स आपने देखे होंगे, उनके फाउंडर हैं। ये स्कूल के बाद इन्होंने काम चालू कर दिया, कभी कॉलेज नहीं जा पाए। तो आप देखिए, स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के कुछ लिमिटेशन हैं, वो हमको पता होना चाहिए। सारी चीज हम वहां नहीं सीख सकते, वहां से जो सीख रहे हैं उसके अलावा कई चीजें आप में ऑलरेडी है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है स्कूल में कि आपको क्या आता है। उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए आइडेंटिफाई करने का, तो वो आप आइडेंटिफाई करने की जगह है। और इसी के साथ में मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए सेशन को ओपन करता हूँ। आदित्य बोले। राम राम सर, मैं आदित्य बोल रहा हूँ।
सर हाँ मेरा प्रश्न ये है कि आपने अभी इतने सारे एग्जाम्पल्स के बारे में हमें सिखाया कि ये लोग सब हार्वर्ड ड्रॉप आउट हैं, जैसे ओयो रूम के होना कभी गए नहीं। तो इससे हमें ये सीख तो मतलब एक तरीके से हमारा, अगर मैं 15 साल का हूँ तो मेरे लिए तो ये एक माइंडसेट क्रिएट कर देता है कि अगर अगर मैं इनको अपनी इंस्पिरेशन मानूं तो मैं चाहता हूँ करना, या फिर जो मेरा मन है करने के लिए, उसके लिए मैं स्कूल छोड़ दूँ और मतलब मैं स्कूल छोड़ दूँ और अपना जो करना चाहूँ वो करूँ। मेरा 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 अगर आपकी प्रतिभा, आपका जो करने का मन है, आपको लगता है वो प्रतिभा इतनी ज्यादा अच्छी है जितनी अच्छी स्कूल में एजुकेशन नहीं है, उसको एक्सीड करती है, तो आप किसी मेंटर से उसको टेस्ट करें, किसी के साथ में बैठें। और मैं तो इसके बारे में बिल्कुल पॉजिटिव हूं कि आप स्कूल छोड़ दें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मालूम होगा अभी इंडिया के 2-3 बच्चे को डायरेक्टली अमेरिका के एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में स्किल डेवलपमेंट में सेलेक्ट किया है स्कूल छुड़वा के, कि उनकी प्रतिभा एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने में इतनी ज्यादा थी कि उनको उनको कहा कि हमको आपकी 12वीं का सर्टिफिकेट और 10वीं का सर्टिफिकेट और कॉलेज का सर्टिफिकेट और आईआईटी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप हमारे यहाँ अभी से आ जाइए, क्योंकि आप इन्वेंटर हैं। इस उम्र में छठे क्लास में आप इन्वेंट कर रहे हैं, हमको आपका दिमाग चाहिए। लेकिन आप वो होने चाहिए, आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है एक्सप्लोर करके। और स्कूल वो आप घर पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप स्कूल में आइडेंटिफाई करिए। स्कूल में नहीं कर सकते तो आप तीसरी जगह जाइए। आजकल बहुत सारी जगह स्टार्टअप के मेंटर्स होते हैं जो ऐसी प्रतिभाओं को आइडेंटिफाई करते हैं, जिनको स्किल ट्रेनिंग वो शुरू से अलग तरह की ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई प्रतिभा है, मैं तो 2 जनों को ऐसा जानता हूं जो 12वीं क्लास में फेल हैं और बहुत अच्छे सिंगर्स हैं अभी, और बहुत सारे जो 12वीं क्लास के सक्सेसफुल लोग हैं वो उस सिंगर को फॉलो करते हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो वो उस सिंगर को फॉलो करते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आपकी प्रतिभा की पहचान आपको जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्कूल भी नहीं जाए और आप में वो दूसरी प्रतिभा भी नहीं हो, वो भी गलती कर दें, ये बड़ी ब्लंडर हो जाएगा। सर मैं आपकी बात समझा, पर अगर आप हमारे एक नॉर्मल इंडियन फैमिली के पर्सपेक्टिव से सोचें तो उनके, मैं अपने फादर का एग्जांपल लूंगा, उनके मन में जो मेरे को करवाना है वो चीज़ फिक्स है। और ये बीमारी कोरोना से भी ज्यादा गंभीर है मेरे हाँ, हिसाब से, ये मैं क्योंकि और ये इससे मैं बहुत ज्यादातर ज्यादा ये इस बीमारी के लिए, मैं तो इसमें बच्चों के सेशन की जगह अगर पेरेंट्स का सेशन होता, मैंने एक ऐसा सेशन भोपाल में, इंदौर में लिया है कि बच्चों को के करियर में जिस चीज में बच्चा अच्छा हो वो पहचानने की कोशिश करके बच्चे की पसंद से करवाएं, ना कि जैसा वो चाहते हैं वैसा बनाएं। अदरवाइज देखिए होने वाला क्या है, आप ये जो भी आप शिक्षा कर रहे हैं वो तो केवल एंट्री लेवल है आपकी लाइफ में। आपका जो पढ़ाई है वो तो केवल सर्टिफिकेट है जहां से एंट्री टिकट मिलता है किसी नौकरी का या किसी इंस्टीट्यूशन में एंटर होने का। उसके 5 साल बाद तो आप वो काम कर रहे होते हैं जो आपकी प्रतिभा है। आपको फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, एक एक मैं तो सबसे पहले तो मैं मेरा ही एग्जाम्पल बताता हूं। जब मुझसे सबसे पहले किसी ने कहा कि आपको क्या करना चाहते हो आप, तो मैंने कहा मैं सीए करना चाहता हूँ। क्यों सीए करना चाहते हो? पिताजी सीए। सीए कर लिया, सीए की प्रैक्टिस करी। सीए की प्रैक्टिस के बाद कुछ साल बाद लगा नहीं 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 नहीं, मेरे को कुछ और करना चाहिए। तो मैंने कहा कि अब मैं दूसरी चीज करता हूँ, मैं वकालत करूंगा। वकालत करके फिर मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस करी। उसके कई सालों बाद अब मुझे लग रहा है कि मुझे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम करना चाहिए। उसके पढ़ने के लिए मैं अमेरिका चला गया। 50 साल की उम्र में मैं पढ़ के मैं मेरी मर्जी का काम अब तीसरा तरह का काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको वो बता रहा था कि हो सकता है आपके माँ बाप की प्रेशर की वजह से, पहली बात तो करना नहीं चाहिए उनको प्रेशर, और आपको आपकी मर्जी का सब्जेक्ट और मर्जी का एरिया सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर करना भी पड़ जाए तो वो केवल एंट्री है, क्योंकि आपको वैसे भी लाइफ में 5 कैरियर करने हैं। मेरे जैसे आदमी नहीं, अगर 3 कैरियर 4 कैरियर कर लिए तो आपकी लाइफ में तो आपको 5 काम करने हैं। ये पहला काम समझ लीजिए उसको। उसके 5 साल बाद आप अपनी मर्जी का काम चालू कर दीजिए, उसकी पढ़ाई पढ़िए जो आपको आता है उसके लिए। जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है आप अच्छे हैं उसकी एडवांस एजुकेशन में आप जाएं। जब आप अपने बलबूते पर हो जाएं तब आप उसमें जाएं और उस पढ़ाई में आगे पढ़ें। मैं आपकी बात को डेफिनेटली एग्री करता हूँ, पर अगर मैं जब अपने पापा से अपने अपने फ्यूचर या फिर कोई भी चीज़ के बारे में, अपनी पसंद के बारे में डिसीजन करने जाता हूँ, तो वो मेरी लाइफ के अगले 30 साल पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कि मेरे को क्या करना है। वो उसके लिए आपके पापा की क्लास करेंगे सब कोई दिन।
आपकी क्लास से कोई फायदा नहीं। तो आप तो ये देखें, आप अपने पिताजी को ये समझाएं कि देखिए आप जो मैंने अभी बताया वो समझाएं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको जबरदस्ती वो चीज़ करनी पड़े तो मैंने आपको दूसरा रास्ता बता दिया कि आप जितने भी साल वो काम करें, उसके बाद कोई भी जना जो आज 40 साल का है, 50 साल का है, वो काम नहीं कर रहा है जिस काम से उसने शुरुआत करी थी। मैं ये जानता हूँ 20 साल का जब लड़का होता है या 22 साल का, 25 साल का होता है, जिस करियर से शुरुआत करता है उसका करियर खत्म हुआ नहीं होता है, वो कहीं और होता है, वो कुछ और काम कर रहा होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी मैं एक शेफ का इंटरव्यू सुन रहा था, वो अपना इंजीनियरिंग को छोड़ के शेफ बन गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप उसकी चिंता नहीं करें, आपको लाइफ में बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। आपको छोड़ना क्या चीज नहीं है, अगर आपने आपका इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और नैतिक वैल्यूज नहीं छोड़ी तो आपके सबसे पहले तो आपके पिताजी आपकी बात मानेंगे, नहीं मानेंगे तो उसके बाद जब आप अपने बलबूते पर हो जाएं, उसके बाद आप अपनी मर्जी का काम चालू कर सकते हैं। थैंक यू। किसी को भी कुछ क्वेश्चंस करने हो तो हैंड रेज करें। हाँ माधव बोले। राम राम सर। मेरा नाम माधव है सर। हर एक सक्सेसफुल मैन के पीछे, वुमेन के पीछे सर एक सपोर्ट रहता है सर, एक वो हाथ रहता है जिससे कि वो उसको मोटिवेशन या कुछ भी मिलता है सर। तो सर मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि मेरे चारों तरफ ऊपर वाले की मेहरबानी से बहुत अच्छे लोग मिले मुझे। मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं कहा कि मेरे ऑफिस में ही काम करना है या यही पढ़ाई करनी है। जो किया मैंने मेरी मर्जी से किया। उसके बाद मेरी मदर, जिन्होंने ये विश्वास रखा कि मैं जो करूँगा वो सही करूँगा, गलत नहीं करूँगा। तो ऐसे करके चाहे मित्र हों चाहे कोई और हों, इंस्पिरेशन के लिए देखो मैं तो ये कहूँगा हर एक आदमी के चारों तरफ सेम तरह के इंस्पिरेशन होते हैं, अलग तरह के नहीं होते। एक 2 तरह के पौधे हैं, 4 तरह के पौधे हैं, हर एक का बीज अलग अलग होता है। पानी, हवा, पानी चारों तरफ सबको एक जैसा मिलता है। तो एक ही गार्डन में एक पेड़ पर जामुन लगते हैं, दूसरे पर आम लगते हैं, तीसरे पर शहतूत लगते हैं, क्योंकि उनका बीज अलग है। तो आप ये समझें कि आप एक बीज हैं, हवा पानी आपके चारों तरफ अच्छा है, तो आप जो बीज है उसको आप बदल नहीं सकते, क्योंकि वो भगवान ने दिया और भगवान बीज खराब नहीं देता। भगवान बीज अलग तरह का दे सकता है, खराब नहीं देता। हवा पानी आपके चारों तरफ अवेलेबल है। अब आप एक जने को इंस्पिरेशन नहीं माने, आप हर जने से अलग अलग इंस्पिरेशन लें। आप ऐसा नहीं माने कि आपका रोल मॉडल कोई एक जना है। आप अच्छे से अच्छे आदमी से सीखें और खराब से खराब आदमी से सीखें, छोटे से छोटे आदमी से सीखें, बड़े से बड़े आदमी से सीखें। अगर एक जना, आपको मालूम है एक प्रोफेशन वर्ड होता है और प्रोफेशनल वर्ड होता है, और कई जने कहते हैं कि साहब प्रोफेशनल मतलब जो डॉक्टर है, सीए है, वकील है, इंजीनियर है, वो प्रोफेशनल है। बट इसकी एक दूसरी बहुत अच्छी डेफिनेशन है, जो अपना काम सुचारू रूप से करे, सही तरीके से करे, उसको प्रोफेशनल बोलते हैं। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं, होटल में जाते हैं तो कोई वेटर बहुत अच्छे से परोसकारी कर रहा है तो उसको बोलते हैं बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। कोई डॉक्टर अगर हमारे को टाइम नहीं दे और ढंग से बात नहीं करे, हम बीमार हैं और दवाई के बारे में समझाए नहीं, तो हम कहते हैं बड़ा अनप्रोफेशनल डॉक्टर है। डिग्री तो है उसके पास डॉक्टर की, लेकिन उसको अनप्रोफेशनल बोलते हैं। कोई सड़क पे हरिजन सफाई बहुत अच्छे से करे तो हम उसको बोलते हैं बड़ा प्रोफेशनल स्वीपर है। तो मैं ये कह रहा हूँ हर जने से सीख सकते हैं आप। आपके एनवायरनमेंट में हजारों लोग आपके चारों तरफ ऐसे हैं जिनसे आप सीख सकते हैं और हर एक से सीखना चाहिए। थैंक यू सर। साक्षी अनम्यूट करें। हाँ राम राम। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि आपने बताया कि हमको मौके बहुत मिलने वाले हैं। सत्संग जब हम सुनते हैं जैसे महाराज की वाणी, तो उसमें वो कहते हैं कि लक्ष्य एक होना चाहिए और कल क्षण का भी भरोसा नहीं है। तो फिर से रिपीट करें, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ राम राम, अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। क्वेश्चन ये है सर
कि आपने बताया कि हमको मौके बहुत मिलेंगे आगे, तो एक मतलब प्रोफेशन अगर कुछ भी हम बनना चाहें, करना चाहें तो, लेकिन हम जब जैसे सत्संग सुनते हैं, महाराज जी की वाणी और सुनते हैं, तो उसमें वे बताते हैं कि एक लक्ष्य होना चाहिए और वो भी दृढ़, और उसमें भी जैसे अगले पल का भी भरोसा नहीं है, तो जो करना है वो अभी कर लो। थोड़ा ऐसे कंफ्यूजन हुआ है कि क्या करना है इसमें। देखिए, मैंने आपको जो बताया उसको थोड़ा सा ध्यान से समझे। देखिए, एक लक्ष्य क्या होना चाहिए, जैसे आपको मैंने कुछ चीजें अभी बताई थी कि किस में दक्षता होनी चाहिए। दक्षता हिंदी, गणित, अंग्रेजी में दक्षता नहीं, दक्षता किस में होनी चाहिए कि जो हम सीखेंगे वो अच्छे से सीखेंगे, जो हम करेंगे वो अच्छे से करेंगे, जो हम करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे, जो हम करेंगे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखेंगे। तो आप ये लक्ष्य इसमें अलग अलग नहीं हो रहा है। अगर मैं पहले सीए का काम करता था, वकील का काम करता हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य ये है कि जो करूंगा वो अच्छे से करूंगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, तो मेरा लक्ष्य एक है। मुझे लक्ष्य है दक्षता प्राप्त करने का। इसी तरीके से आपका लक्ष्य होना चाहिए अच्छा लिखने का, अच्छा बोलने का। किसी भी जिस काम को करें, जिस रुचि होना, कोई भी काम को करें, आपने काम एक्स करा या वाई करा वो आपके हाथ में नहीं है। आपके समाज को जिसकी जरूरत है और आपकी रुचि जिसमें है और आपको जो मौका मिले वैसे काम करने पड़ेंगे, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन वो काम कैसे करेंगे वो आपकी इन क्वालिटीज के बेसिस पर करेंगे। आपकी फिजिकल एक्सीलेंस, कॉग्निटिव एक्सीलेंस, इमोशनल एक्सीलेंस, कि आपका जैसे लक्ष्य है कि मैं अपना जो रोल होगा वो अच्छे से करूंगा, उस रोल से विचलित नहीं होऊंगा चाहे मुझे कितना भी सेटबैक लग जाए, तो वो जो भी काम करेंगे उसको अच्छे से करेंगे। वो किसी जगह ज्वाइन करता है, वो मैनेजर अकाउंट्स होता है, और उसके मैनेजर अकाउंट्स होने के बाद धीरे धीरे कुछ सालों में, पहले तो वो अकाउंट्स का काम करता है, टेक्निकल काम करता है, धीरे धीरे कुछ सालों में वो जनरल मैनेजर बन जाता है। तो जनरल मैनेजर बन के वो अकाउंट्स का काम उसको छोड़ना पड़ता है। लक्ष्य अपने आप ही बदल गया, क्योंकि अकाउंट्स का काम छोड़ के अब उसको अकाउंट्स का काम करने वाले लोगों को मोटिवेट करना और उनसे काम करवाना उसका काम बन जाता है। तो इसमें मैं नहीं कहूंगा कि लक्ष्य बदला है, वो उसी दक्षता से अपना काम कर रहा है, लेकिन उसका पोजीशन और रोल बदल गया है समय के साथ में। और अब उसको जो काम करना है वो काम अकाउंट्स के नॉलेज से ज्यादा उसको ह्यूमन डीलिंग्स की नॉलेज होनी चाहिए कि आदमियों को कैसे डील किया जाता है। मेरी टीम में 20 लोग हैं, उसके दुख दर्द क्या है, उनको कैसे दूर करूं, उसको इसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। खुशी। नमस्ते सर, राम राम, जय श्री कृष्णा। मेरी लाइफ की सिचुएशन अभी कुछ ऐसी है, मैं उस रोड पे हूँ जहाँ मेरे पास 2 डायरेक्शंस हैं। एक तो मेरा पैशन है और दूसरा जो मेरा करियर है बेसिकली। मुझे ड्राइंग करना पसंद है, मुझे आर्टिस्टिक सारी चीज़ें पसंद है। पर यहाँ एक ये चीज़ आ जाती है कि जैसे अभी फ़िलहाल मैं एमबीए की तैयारी भी कर रही हूँ। तो जैसा कि मतलब मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है क्योंकि मुझे इसमें रुचि है, आर्ट फील्ड में। बट देन जब मैं अपने साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे कोई आईआईटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं और कोई डॉक्टर बन रहा है, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि फिर वो इंफीरियर वाली फीलिंग आने लग जाती है। और ये तो चलो ठीक है, मुझे लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को शायद मैं इतना प्राउड फील नहीं करवा पाऊँगी, जितना मेरे फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स को करवाएँगे। और यहाँ पे एक इनकम का भी एक वो है कि इनकम स्टेबिलिटी नहीं रहेगी आगे इन फ्यूचर। तो इस पे आपकी क्या राय है? मैं ये कहूंगा कि इन दोनों को साथ में करना चाहिए। 5 साल, कम से कम 5-7 साल साथ में करना चाहिए। और कई बार ये होता है कि इस उम्र में ये पता नहीं होता कि वो पैशन है या कि हॉबी है। ये कई बार ये नहीं पता होता कि इस चीज को आपको ये अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं कि इसको आप काम के जैसा करना चाहेंगे। मैं आपकी बात ही बताता हूँ। जैसे मैं एक बच्चे को, और मैं करियर काउंसलिंग बच्चों की करता हूँ, तो एक आपके जैसे एक बच्चा पेंटिंग करने वाला है, तो मैंने उनको ये कहा कि ये पेंटिंग को आपको अच्छा लगता है? आपके जैसे ही उसने कहा कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या बनाना, कोई इसका ये ऑक्यूपेशन करना चाहोगे? किसी दिन मैं मेरी पेंटिंग बनवाने आऊँ, वो बनाना चाहोगे कि नहीं मैं मेरी मर्जी से बनाऊंगी? उसका ये जवाब था। तो मैंने कहा नहीं, फिर ये आपकी हॉबी है, ये ऑक्यूपेशन नहीं हो सकता। जिस चीज के हॉबी और पैशन में फर्क हॉबी और ऑक्यूपेशन 2 अलग अलग चीजें हैं। ऑक्यूपेशन वो जो कमाने के लिए आपको कला सीखनी है, कमाने के लिए कोई आपको सामाजिक दायित्व निभाने के लिए जो चीज सीखना है,
और हॉबी वो जो साथ में जरूर परस्यू करनी है, कभी नहीं छोड़नी है अपनी हॉबी। वो जिसको आपको जब अच्छा लगता है, उसको करने से आपका दिल अच्छा लगता है, आपको मजा आता है इसलिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है इस हॉबी को आप प्रोफेशन बना सकते हैं, आप इस हॉबी को एक्सप्लॉइट करके कमा भी सकते हैं, तभी इस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि आप एक ही को अडॉप्ट करें। अदरवाइज आप दोनों अडॉप्ट करिए। देखिए आपके जैसे मुझे बहुत शौक है, क्या चीज का शौक है, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, बहुत फ्रेंकली मुझे बहुत शौक है खाना बनाने। मैं वकालत करता हूँ लेकिन मुझे शौक खाना बनाने का है। मुझे मेरे घर के पास में कुछ फार्मिंग करने का बहुत शौक है, लेकिन मैं को मालूम है मैं दूसरों के लिए फार्मिंग नहीं करूंगा, मैं खुद के लिए करूंगा। मेरे को मालूम है खाना मैं मेरे दोस्तों को बना के खिलाऊंगा, मैं रेस्टोरेंट नहीं चला सकता। तो मैं कमाने के लिए प्रोफेशन करता हूँ, बहुत मजे से करता हूँ, बहुत अच्छे से करता हूँ, और मेरे फ्री टाइम में मेरी हॉबी परस्यू करता हूँ, खाना भी बनाता हूँ, खेती भी करता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। हिमांशी। मैम मैं बस ये बोल रही थी, मुझे चैप्टर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू हिमांशी, थैंक यू वेरी मच हिमांशी बेटा। अभी आपके पहले जिन्होंने बोला उनको मैं एक बात और ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है 5 साल बाद आपकी पोजीशन, 5 साल आपने दोनों चीज़ अलग अलग करी, 5-7 साल बाद आपको ये लगे कि मैं मेरे पैशन, मेरी हॉबी को ही एज ऑक्यूपेशन परस्यू करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उसको 5 साल बाद, कुछ समय बाद में रिव्यू करें। अभी दोनों करें, क्योंकि आपको खुद को हो सकता है ये नहीं पता हो कि इसको आप एज ऑक्यूपेशन कर पाएंगे। लक्ष्य मुंदड़ा बोले। राम राम, मेरा नाम लक्ष्य है। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं अभी 9th क्लास में हूँ। अरे और है ना, मेरे पापा मुझे है ना हॉस्टल में डालना चाहते हैं, और पर मैं यहाँ पर रह के भी अच्छे से पढ़ सकता हूँ, और वहां पर भी, और बाहर मेरे पापा मुझे बाहर की भी दुनिया पूरी बताना चाहते हैं, इसलिए मुझे बाहर भेज रहे कि मैं वहाँ अच्छे से पढ़ पाऊँ। पर मैं यहाँ पे भी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? मेरे हिसाब से आपको जो करना चाहिए, अगर डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में है, तो 11th 12th तक तो आप कुछ समय तक तो घर पे रहें, उसके बाद बाहर जाके पढ़ें, तो आपका दोनों काम हो जाएगा। जो घर में जितना आपको जो घर का वातावरण चाहिए वो अभी घर का वातावरण मिल जाएगा। उसके बाद कुछ साल बाहर जरूर जाना चाहिए घर से। वो मैंने आपको सब कारण बता दिए। आपको अपना करेक्ट असेसमेंट होने के लिए और एडेप्टेबिलिटी आने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी आने के लिए, हर तरह का सामंजस्य सीखने के लिए कुछ साल, कितने साल वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट कुछ तो बाहर जरूर जाना चाहिए। ओके सर, थैंक यू, मैं जरूर इस पे सोचूंगा। हाँ जरूर बेटा। राम राम, प्रणाम। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। शॉर्ट पॉइंट्स में अपने बच्चों को बहुत सारे ग्रहण करने योग्य बातें दी कि होल लाइफ के लिए क्या काम आएगा, बहुत सारे गुण, और हमारे लिए भी आपने बहुत से एक्सपेक्टेशंस दिए कि हमें किस पे काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपकी सबसे अच्छी चीज ये लगी कि आपने समय पर, एकदम समय पर कार्यक्रम चालू किया और समय पर खत्म किया। इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। जो आदमी समय का आदर करता है वो लोग बहुत आगे जाएंगे। दीपिका जी। मेरा सवाल ये है कि हम लोगों ने जो टारगेट सेट कर रखा है कि अपने को ये चाहिए या आगे जाके ये बनना है, पर कभी कभी ऐसा होता है कुछ जगह पे कि कभी किसी चीज में अपन पीछे हो जाते हैं, या फिर पढ़ाई के अंदर, स्कूल के अंदर कभी कुछ ऐसा हो जाता है, तो मुझे फिर क्वेश्चन आता है कि क्या अपन अभी से ऐसे हो गए तो फिर आगे जाके जो अपन ने सेट कर रखा है टारगेट उसको ले पाएंगे? नहीं, जैसा मैंने आपको अभी पहले भी किसी ने सवाल पूछा तो मैंने बताया, टारगेट आपको सब्जेक्ट वाले नहीं फिक्स करने हैं, टारगेट आपको मूल्यों वाले फिक्स करने हैं कि आपको जो काम सब्जेक्ट तो जो अच्छा लगे वो करें। आपको हो सकता है आपकी पसंद बदलती जाए, आज आपको एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कल वाई अच्छा लगता है, जैसा करें वो बदलते जाए, लेकिन उस सब्जेक्ट को कैसे करना है, उस सब्जेक्ट में क्या करना है, उसमें आपके वैल्यूज क्या होंगी, आप टारगेट उसको रखें। हाँ रंजना जी बोले आप। हाँ नमस्कार भैया।
राम राम साहब, मैं रंजना गट्टानी बोल रही हूँ। आपका स्पीच बहुत अच्छा लगा और हमारे गट्टानी परिवार के बच्चे इसी क्षेत्र में चल रहे हैं। आपने जो एडवाइस दी उसको फॉलो भी करेंगे और कर रहे हैं। धन्यवाद। और किसी के भी मन में कुछ भी